अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर ज़िया, आपका फिजिक्स का उस्ताद। आज हम KMU MD कैट 2024 के टेस्ट का एनालिसिस और उसको डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि KMU के MD कैट 2024 के टेस्ट में किस नेचर के MCQs आए, और हमारे पास नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग MD कैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो किस तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से यूनिट्स हैं जिनमें से ज़्यादा MCQs आए, और क्या तमाम प्रोविंसेस के अंदर क्या पैटर्न सेम है या नहीं है। इन डिस्कशंस के थ्रू आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एमसीक्यूज का। अगर हम नेचर ऑफ एमसीक्यूज देखें KMU MD के 2024 के टेस्ट का, तो ये बिल्कुल UHS से डिफरेंट है। UHS के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज इतने ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ टोटल आपके पास अगर नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखो कि जो एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस हैं ये 42 हैं। और इसके अलावा आप लोग टेबल और कांस्टेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं देख रहे, यूनिट्स के एमसीक्यूज कम है, ग्राफ के एमसीक्यूज कम है, और इवन डेफिनेशन और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी कम है। दैट मीन्स जो आपके पास KMU का टेस्ट है वो ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस होता है, आपके वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता है। तो ये 2024 के एमसीक्यूज जो ट्रेंड वो देखा गया। अब आते हैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फोर्स एंड मोशन 4 MCQs। UHS में हमने देखा कि 6 MCQs है, वर्क एनर्जी 5 इक्वल है। रोटेशनल मोशन के अंदर नंबर ऑफ MCQs KMU में ज़्यादा पूछे गए, 5 हैं। वेव्स 7, UHS में 6, थर्मोडायनेमिक्स में 3 हैं, वहाँ 2 थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 7, वहाँ 6, करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ 5, यहाँ 6 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5, टोटल 8 MCQs, वहाँ पर टोटल MCQs 8 से कम थे। इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ 1 MCQ, वहाँ UHS में 3 MCQs थे। मॉडर्न फिजिक्स में 4, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में 1, UHS में 3 MCQs, और न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 MCQs। अब हम ये हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी यही ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन हमें एक चीज़ समझ आती है कि हर प्रोविंस का जो ओवरऑल टेस्ट बनाने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। उनकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है, किस यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस तरह के MCQ ज़्यादा पूछने हैं, ऑब्वियसली वो चेंज होती है। और हम जब इस KMU के टेस्ट को डिस्कस करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि एक जैसे MCQs बहुत ज़्यादा हैं, जिससे शायद ये माइंड में आता है कि जो KMU का टेस्ट है ये बेसिकली कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया, या आपके पास खुद से किसी टीचर ने या टीचर्स के पैनल ने इन MCQs को सिलेक्ट नहीं किया। ये चीज़ मेरे माइंड में आती है क्योंकि इतनी रेपिटेशन एक जैसे MCQs की ये कंप्यूटर कर सकता है। अगर मैं या कोई और टीचर MCQs को सिलेक्ट करेंगे तो मैं कभी भी एक जैसे MCQs बार बार नहीं दूंगा। तो टेस्ट को डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि MCQs रिपीट हो रहे हैं वो किस तरह के MCQs हैं। फर्स्ट MCQ, a car is moving in a circular path at a constant speed. What provides the necessary centripetal force to keep the car moving in a path? हमारे पास एक कार एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो व्हाट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स की न्यू टाइप नहीं है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन की रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस के लिए। तो जब कार मूव करती है तो तब वहां कौन सी फोर्स होती है? फर्स्ट ऑप्शन, कार्स इनर्शिया, नो। द कार्स मैस पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर, नो। कार का मैस तो सेंटर की तरफ पुल नहीं करता, बेसिकली तो वेट है जो अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडीज को पुल करती है। द इंजन पावर, नो। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रिक्शन। टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है और ये बेसिकली प्रोवाइड करती है बॉडी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि वो कर्व पाथ में मूव कर सके। और हम इसीलिए ये कंडीशन पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां से फिर सेफ स्पीड का फार्मूला ड्राइव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। Which of the following pairs correctly matches a physical quantity with its SI unit? हमारे पास कौन सा पेयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी क्वांटिटी और कौन सा यूनिट उसका करेक्ट है? एनर्जी का न्यूटन, नो। फोर्स का जूल, नो। पावर का वॉट, यस। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली चार्ली। डैश इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हमारे पास वो टेंडेंसी है जो बेसिकली बॉडी को उसकी स्टेट में रहने पे मजबूर करती है कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, और अगर मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू करे, दैट इज इनर्शिया। क्या चीज़ समझ आई? UHS में भी इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन था
कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ जो मैस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया मैस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ भी उसे मिलता जुलता एमसीक्यू आपको मिला। सेंटीमीटर फोर्स का क्वेश्चन यूएचएस में भी था और यहाँ पर भी है, यूनिट का एमसीक्यू वहाँ भी था यहाँ भी है। तो सिमिलरिटी अक्रॉस द प्रोविंसेस हमें मिलती है इस साल एमडी कैट के टेस्ट के अंदर। A car in motion hits and gets crashed into a tree trunk. What is not conserved? जब हमारे पास गाड़ी हिट करती है एक ट्री को, दरख्त को, तो क्या चीज है जो कंजर्व नहीं रहती? अब पहले मुझे बताएं कि जो कोलिजन है ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? क्या कार हिट करने के बाद बाउंस बैक करती है? नो। कार जब हिट करती है तो जो उसका सामने ओवरऑल बम्पर होता है या इंजन का पार्ट होता है वो क्रश हो जाता है, तो बेसिकली वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जो कार की एनर्जी है वो लूज हो जाती है साउंड में, हीट की फॉर्म में, जो बेसिकली डिस्ट्रक्शन होती है हमारे पास वहां पर, क्योंकि कार का जो फ्रंट जोन है वो क्रम्पल जोन है, वो क्रम्पल हो जाता है और क्रम्पल होते हुए ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी अलोन, क्योंकि मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व है। मोमेंटम तो ट्रंक में ट्रांसफर हुआ तभी तो आपके पास आगे जो दरख्त है वो टूट जाता है या उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। तो मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आर, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होता है क्या वो कोरिलेटेड होते हैं या वो डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं? इसका आंसर है इंडिपेंडेंट होते हैं। वह चीज जो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमिलर हम लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के अंदर, वो टाइम होता है। टाइम है जो दोनों के अंदर सेम होता है, अदरवाइज हमारे पास कभी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी है। A ball is kicked horizontally from the top of a 10-meter high cliff with an initial speed of 15 meter per second. After 2 seconds, which of the following statement describes the ball horizontal and vertical component? Projectile motion से related question है कि 10 मीटर हाई क्लिफ से हमने एक बॉल को किक किया। अब ये क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। बॉल को ओरिजिनली हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किया 15 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 15 ही रहेगा क्योंकि ये बेसिकली वेलोसिटी अलोंग एक्स है, तो यही वेलोसिटी रहेगी थ्रू आउट। वेलोसिटी अलोंग वाई, जो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है उसको फाइंड करने का फार्मूला आप लोग जानते हैं, जी टाइम्स टी होता है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बॉडी की मोशन डाउनवर्ड है, इसका नेगेटिव आता है। अब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टल किया और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है। ये हम बात प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में पढ़ते हैं। अब जी की वैल्यू हमने 10 एज्यूम करनी है, टाइम कितना है? टाइम इज 2, तो वेलोसिटी क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव जो यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को जो डाउनवर्ड है, तो आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 15 एंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, दैट इज अल्फा। How does an angle between the force applied and the direction of motion influence the work done on an object? फोर्स और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके दरमियान एंगल किस तरह से वर्क को चेंज करता है? फर्स्ट वन, वर्क इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एंगल। नो, वर्क के फार्मूला में कॉस थीटा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से वर्क चेंज होता है। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 0, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब एंगल 0 पुट करोगे तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 0 डिग्री पे होती है, तो इसका मतलब वर्क मैक्सिमम 0 पे, करेक्ट। बाकी भी देखते हैं। वर्क इज नेगेटिव व्हेन एंगल इज 90, नो, वर्क नेगेटिव होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम प्लेन के ऊपर रहते हुए बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में मींस 90 से 180 वर्क नेगेटिव होता है, 90 पे वर्क तो 0 होता है, दैट इज इनकरेक्ट। वर्क इज 0 व्हेन एंगल इज 45, नो, cos 45 1/√2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली बीटा। A nurse is pushing a wheelchair with an 80 kilogram patient sitting on it. How much work is done by the patient weight? क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि हमारे पास एक नर्स है और वो एक पेशेंट को क्या कर रही है? पुश कर रही है। पेशेंट बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, ये बैठी हुई है व्हील चेयर पे। फर्स्ट करो जी, ये पेशेंट है जिस टाइम पे व्हील चेयर पे है और एक नर्स जो कि उसको पुश कर रही है। अब जो पेशेंट का वेट है, क्या उस वेट की वजह से वर्क डन हो रहा है? नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है।
और जो पेशेंट का वेट है वो डाउनवर्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90, और अगर एंगल 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द पेशेंट वेट इज 0, करेक्ट ऑप्शन नो वर्क डन, करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। If a constant force of 10 Newton is applied to move an object 5 meter in the direction of force, what is the work done? अब ये क्वेश्चन सिमिलर है, यूएचएस में भी ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, वर्क फाइंड करना था, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, 5 टाइम्स 10 50, तो 50 जूल्स, करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। The escape velocity of the body in the gravitational field of earth is dependent on, अब escape velocity वर्क एनर्जी के यूनिट में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हम जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लाजमी तौर पे ये कहते हैं कि आपने इस टॉपिक को कवर करना है। तो escape velocity का फार्मूला अगर हमें पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करेगी। इसका फार्मूला हमारे पास है 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम, जो मास ऑफ प्लैनेट है, ओवर द आर, आर क्या है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्लैनेट से, और दूसरा फार्मूला escape velocity का जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन इनटू आर, और इस आर की जगह स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। अब एंगल पे डिपेंड करेगा, नो, बोथ मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, मास ऑफ अर्थ यस, मास ऑफ बॉडी नो, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। इसके वेलोसिटी की डिपेंडेंस किसी भी प्लैनेट पे उसके मास पे होती है, उसके रेडियस पे होती है, साइज पे, लेकिन बॉडी के मास पे, एंगल पे नहीं होती। A wheel makes 3 complete revolutions. What is the total number of radians through which a point on the wheel has rotated? 3 complete revolutions है और हमें फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ रेडियंस, मींस हमें रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 3 रेवोल्यूशंस के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई से, आंसर होगा 6 पाई radians. Correct option is Charlie. For a rigid body that rotates about a fixed axis, the angle swept out by a line passing through any point on a body and intersecting the axis of rotation perpendicular is called. अब ये डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी के लिए जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आपके पास जो एंगल बनता है, swept by a line passing through any point on a body and intersecting the axis of rotation. तो बेसिकली ये जो एंगल आपके पास है इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बीटा। इन रोटेटिंग स्पेसशिप टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी व्हाट डज द सेंट्रीपिटल फोर्स डू। अब ये भी हमारे पास डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आप पढ़ते हो जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, तो वहां जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, कि जब एक बॉडी को उसके एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो हमारे पास उसमें मौजूद हर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है जो सेंटर से अवे होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉडी को सेंटर से अवे रखती है ताकि वो बॉडी इन एजिस पे जाके जुड़ जाए, और यही कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। तो इन रोटेटिंग स्पेसशिप टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी व्हाट डज द सेंट्रीपिटल फोर्स डू, हैज नो इफेक्ट इनसाइड द स्पेसशिप, इंक्रीज द स्पेसशिप रोटेशन, पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर या अवे, अवे, तो पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द आउटर वॉल, दैट इज द आंसर। कि जब हमारे पास बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो रोटेट कर रही है, और उसी की वजह से एक इनर्शियल फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से अवे होती है। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं उनमें इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए यही काम किया जाता है, ताकि वो आउटर वॉल की तरफ जाके जुड़ जाएं और इजीली अपने जो भी उनकी असाइनमेंट है उसको परफॉर्म कर लें। तो फार्मूला आप जानते हो, जो फ्रीक्वेंसी जिसे रोटेट करना चाहिए दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी ओवर आर, आर क्या होता है, उस सैटेलाइट का रेडियस। When the mass of a body moving along a circle becomes half and the radius becomes double and v is constant, the centripetal force becomes, similar question था यूएचएस में भी, जहां पर आपके पास चेंज हुआ स्पीड और रेडियस और फोर्स पूछी गई, और यहां पर जो चीज चेंज हो रही है उसको देखो क्या है, यहां स्पीड कांस्टेंट है, वहां मास कांस्टेंट था, और हमारे पास हाफ क्या हो रहा है, मास, और रेडियस क्या हो रहा है, डबल। एम की वैल्यू हाफ हो रही है, रेडियस की वैल्यू डबल हो रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम टाइम वी स्क्वायर ओवर आर, फार्मूला में वैल्यू पुट करें, मास और रेडियस चेंज हो रहा है, मास m/2, वी का स्क्वायर और रेडियस 2r,
2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में और ये आ जाएगा 1/4। तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी होगी 1/4। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। What happens when two waves of the same frequency and amplitude meet in phase? जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है एक ही फेज में आपस में मीट करें तो क्या होता है? फर्स्ट वन, दे कैंसल ईच अदर रिजल्टेंट इन अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नो। अगर फेज सेम है मतलब क्रस क्रस से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। दे कंबाइन टू फॉर्म अ वेव डबल द एम्पलीट्यूड। यस, फेज सेम है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, रिजल्टेंट क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो स्टेटमेंट को पढ़ना है इन फेज आउट फेज। इन फेज तो कंस्ट्रक्टिव, आउट फेज तो डिस्ट्रक्टिव। विच टाइप ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड? पोलराइजेशन अब अगेन माइंड में आता है, ये तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन जब वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं तो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफरेंशिएट पोलराइजेशन करता है। तो पोलराइजेशन हमारे पास किन वेव्स के लिए होती है? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए नहीं होती। और यही फिनोमेना इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो जब भी हम वेव्स का टॉपिक पढ़ते हैं हम लाजमी तौर पे पोलराइजेशन को टच करते हैं कि इसकी क्या ओवरऑल इंपॉर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। नो, परपेंडिकुलर जो है वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन स्टेशनरी। नो, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। यस, अलोंग का मतलब है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगी चार्ली। According to the principle of superimposition, when two or more waves overlap at a point in space, the amplitude of the resultant wave at that point is। क्वेश्चन है कि जब वेव सुपरपोज करती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली जब दो वेव्स ओवरलैप होंगी तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड एड अप होगा। वेक्टर सम बेसिकली लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 0। प्रोडक्ट, नो, प्रोडक्ट तो निकल गया। द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ये राइट आंसर है। और जिस सम की यहां बात होती है ये वेक्टर सम होता है। जिस डायरेक्शन सेम होगी पार्टिकल्स की मोशन की तो एड अप, ऑपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट होगी। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम कंटेनिंग आइडियल गैस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। नॉट किस पे डिपेंड नहीं करती स्पीड। हम जब डिपेंडेंस ऑफ स्पीड का फार्मूला टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेशर पे डिपेंडेंस नहीं होती, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे है, इवन डायरेक्शन ऑफ विंड पर भी है। लेकिन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस पे नहीं करती? प्रेशर पे। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। A tuning fork having angular frequency equal to 440 Hz produces a sound waves with travel with a speed of 340. What is the separation between a compression and adjacent rarefaction? स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके अलावा स्पीड गिवन है, और हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस है। कंप्रेशन और कंप्रेशन का डिस्टेंस लैम्डा होता है और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का λ/2। तो बेसिकली आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो λ/2 है। तो आप पहले लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, वहां से हाफ करेंगे, λ/2 आ जाएगा। v इक्वल है f लैम्डा, लैम्डा इक्वल होगा v/f के। अब स्पीड की वैल्यू 340 है, f 440 है, कैंसल आउट हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। मैं 2 से सॉल्व करूं तो यहां पर आएगा 17 और ये आएगा 22। अब 17/22 इसको हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करनी है ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाए। अगर आप इसको 17 को 22 से डिवाइड करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? 17 22.0। अब 22 को किसे मल्टीप्लाई करें कि हम 170 के क्लोज हो। अब आपको ये चीज चेक करनी है। अब 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 170 के क्लोज हो। अब 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से 5 से, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 22 + 22 44, 44 + 44 88, आप यूं भी चल सकते हो। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 12, 6 × 2 12 प्लस 1 13। इसका मतलब है 9, 6 है नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 × 2 14, 7 × 2 14 154। इसका मतलब है कि 7 आपके पास सबसे क्लोज है। तो 22 × 7 इसका मतलब आपके पास 7 और ये आएगा 154। रिमाइंडर क्या होगा? 16। इसका मतलब है फिर आपको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? 4।
A police car with its siren on is moving towards a stationary listener. How does the stationary listener receive the frequency of the sound emitted by the siren? यूएचएस में ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था और हमें फार्मूला पूछा गया था, तो वो फार्मूला करेक्ट था जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर एक पुलिस कार जिसका सायरन ऑन है वो एक स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। तो हाउ डज द स्टेशनरी लिसनर रिसीव द फ्रीक्वेंसी? It will increase. Beta option. In an adiabatic process, how does the temperature of the gas changes as its volume decreases? Adiabatic process, टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करे? देखिए वॉल्यूम डिक्रीज करे तो क्या कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है? तो आपका आंसर होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हम अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें हम कर सकते हैं। कैसे? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट जीरो है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली Q इक्वल है वर्क प्लस डेल्टा U के। Q जीरो, अगर Q जीरो तो आपके पास आंसर आएगा कि जीरो, साइड चेंज करो तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? नेगेटिव। वर्क क्या है? पॉजिटिव। लेकिन क्या कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है? नो। ये जो इक्वेशन है ये एक्सपेंशन की है। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब अगर कंप्रेशन है टेम्परेचर विल इंक्रीज, और अगर एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो राइट आपके पास आंसर क्या होगा? इस पॉजिटिव की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिमिलर क्वेश्चन हमें मिलता है यूएचएस में भी, कि वहां पर भी क्वेश्चन था आइसोथर्मल प्रोसेस का कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मिलता जुलता क्वेश्चन, ऑप्शन डिफरेंट है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। नो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होता। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द राइट आंसर। वर्क डन जीरो नहीं होता, वर्क आइसोकोरिक में जीरो होता है। Consider an ideal gas confined to the cylinder with fixed piston. On heating the gas, all the heat supplied increases. देखो fixed piston है, हिंट मिल गया। fixed piston है मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होता है। सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को प्रोवाइड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। तो आंसर होगा ऑन हीटिंग द गैस द हीट सप्लाइड इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या आंसर दोगे? टेम्परेचर का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है हमारे पास। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आइडियल गैस को लिया। ये बात याद रखिएगा, कई बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होते हैं। मैंने सिर्फ काइनेटिक की ही क्यों लिया? तो रीजन गैस आइडियल है, और आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है आइडियल गैस में, इसलिए आंसर सिर्फ अल्फा होगा। What is the increase in force between the two charges if the separation between them is decreased by 50%? अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज करे 50% तो हमारी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन है। डिस्टेंस डिक्रीज बाय 50% का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? हाफ। तो फोर्स का फार्मूला K टाइम Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर या R स्क्वायर। तो डिस्टेंस को आपने हाफ करना है, डिनोमिनेटर में हाफ पुट करना है, लेकिन स्क्वायर भी लेना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 जाएगा न्यूमरेटर में, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स मींस अल्फा, क्वाड्रपल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड? सिमिलर क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या हो रहा है और यहां पर डिस्टेंस क्या हो रहा है? तो यहां पर आपका डिस्टेंस हो रहा है डबल, तो डिस्टेंस आपके पास डबल होगा तो आंसर आएगा 1/4, क्योंकि अब डिनोमिनेटर के अंदर डिस्टेंस जो होगा वो 2 टाइम्स आएगा। तो K Q1 Q2 ओवर 2D होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, डिस्टेंस बिकम्स 1/4। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। What does 1 कूलम रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज? इन टर्म्स ऑफ चार्ज 1 कूलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम 1 कूलम की वैल्यू को देखते हैं तो यूं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम है,
और 1 कूलम चार्ज आने के लिए 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे या ऐड होंगे। ये कैसे आया? 1.6 को मैंने लेफ्ट पे डिवाइड कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन देखें कि 1 कूलम क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन 1 सेकंड। मेक सेंस, क्योंकि हमारे पास जो एम्पेयर है दैट इज कूलम पर सेकंड, तो जो आपके पास कूलम होगा वो एम्पेयर इंटू सेकंड होगा। तो 1 एम्पेयर 1 सेकंड, इसका मतलब है 1 कूलम। तो आंसर अल्फा करेक्ट है। द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, क्या 1 कूलम 1 प्रोटॉन का चार्ज है? नो। तो ये तो दोनों निकल गए, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। द चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, नो, 1 न्यूटन फोर्स के लिए नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? अल्फा। या फिर करेक्ट आंसर होगा कि जब 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या ऐड हो तब जो चार्ज होता है वो 1 कूलम होता है। 2 point charges 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed between at 2 points A and B respectively, which are separated at a distance of 2d. What is the electric potential at the midpoint? कंडीशन आप लोगों को अगर याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, दोनों चार्जेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो उनके मिड पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ये कंडीशन हम पढ़ते हैं लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल नेगेटिव है। तो मिड पॉइंट पे जब आप टोटल पोटेंशियल ऐड करोगे, लेट्स से V1 प्लस V2, तो सेंटर है ना, तो दोनों का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? सेम। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है K/Q/R। तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सेंटर पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम। डिफरेंस क्या है? एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा? जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। In the case of parallel plate capacitor, when the distance between the two plates is reduced to half and the area of the plate is doubled, the capacitance. अब ये capacitance का जो फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दो चीजें चेंज हो रही हैं, डिस्टेंस जो है वो हाफ हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है और वो हाफ हो रहा है। एरिया डबल हो रहा है, न्यूमिनेटर में एरिया है वो डबल हो रहा है। डिनोमिनेटर में जो 2 डिवाइड हो रहा है वो न्यूमिनेटर के 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 4, capacitance becomes 4 times. तो correct answer alpha. If the dielectric material between the plates of capacitor is removed, what happens to the electric field? जो electric field intensity between the plates of capacitor, ये है उसका फार्मूला, चार्ज डेंसिटी ओवर परमिटिविटी। जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। अब जब डाइलेक्ट्रिक रिमूव करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज, क्योंकि एप्साई आर 1 से ग्रेटर है। जब इसको रिमूव कर देंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, करेक्ट ऑप्शन चार्ली। ये कोई कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि क्या बैटरी कनेक्टेड है रिमूव है, ये जनरल क्वेश्चन है कि आपने डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज विद द डिक्रीज इन। कैपेसिटेंस किस चीज को डिक्रीज करने से इंक्रीज होता है? तो बच्चे कैपेसिटेंस उस चीज को डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा जिसके साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेट सेपरेशन, एंड दैट इज डेल्टा। क्वेश्चन पहले भी किया था, वैसा ही क्वेश्चन बाद में आया। वहां पर था कि एरिया और डिस्टेंस डबल हाफ हो रहे हैं, और यहां पर है कि किस चीज को डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। The current voltage graph for a non-ohmic material is always, हमारे पास जो करंट वोल्टेज का जो ग्राफ है नॉन ओमिक मटेरियल के लिए, दैट इज ऑलवेज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कर्व इसका आंसर होगा अल्फा। ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर। देखें, जब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फार्मूला को देखते हैं तो वो होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अब उसी की फार्मूला को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्यों केल्विन और डिग्री में दोनों चीजें यूज कर रहे हो? क्योंकि चेंज दोनों में इक्वल होता है, इसलिए दोनों में से कुछ भी लिखोगे करेक्ट होगा।
फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। करेक्ट ऑप्शन पॉजिटिव। If R1 and R2 are respectively the filament resistance of a 100-watt bulb and a 200-watt bulb designed to operate on the same voltage, then the power of। देखिए स्टेटमेंट में आपको डेटा गिवन है, वो आपको फार्मूला बता देगा कि पावर का कौन सा यूज करना है। रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्वेश्चन है, पावर गिवन है और वोल्टेज सेम है, मींस पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। हमें रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। वोल्टेज दोनों का सेम है तो रेजिस्टेंस का पावर के साथ इनवर्स रिलेशन, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू P2 ओवर P1। अब P2 क्या है? वो 200 है और P1 क्या है? वो 100 है। कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तो हमें क्या पता चला कि R1 ओवर R2 2:1 है, मतलब जो R1 रेजिस्टेंस है वो R2 के डबल है। सो R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। The maximum power transfer theorem states that the maximum power is delivered to the load when। हम जब टॉपिक पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर का, पावर आउटपुट का, तो हम पढ़ते हैं कि पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होती है? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। और कितनी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है? जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है द लोड रेजिस्टेंस इज हाफ द सोर्स। सोर्स मींस इंटरनल, नो। द लोड रेजिस्टेंस इज 0, नो। द लोड रेजिस्टेंस इज डबल, नो। तो आंसर है करेक्ट कौन सा? लास्ट, when the load resistance is equal to the source resistance, this one। और यही कंडीशन है मैक्सिमम पावर आउटपुट की। कभी भी लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से लेस नहीं हो सकती। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसके इक्वल हो, तब हमारी पावर आउटपुट मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल्स। जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, ये नंबर यहां पर यूज होता है। तो आंसर होगा इसका एनर्जी एंड दैट इज चार्ली। An electron is moving perpendicular to the magnetic field. Which of the following is the correct statement about electromagnetic force acting on the electron? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में करेक्ट है? देखिए चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो फोर्स अप्लाई होगी। पैरेलल और एंटी पैरेलल में फोर्स अप्लाई नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन, फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्या फोर्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगी? नो। ये फोर्स का फार्मूला है QVB साइन थीटा, जो चार्ज पे अप्लाई होती है। एंगल अगर 90 है तो फोर्स इज इक्वल टू QVB। सेकेंड ऑप्शन, फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नो। फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम। यस। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि जब परपेंडिकुलर की बात यहां पर हो रही है तो एंगल 90 है, और अगर एंगल 90 होगा तो साइन की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम, तो फोर्स अप्लाइड भी मैक्सिमम होगी। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। For a positive charge particle Q moving with velocity v in a magnetic field of flux density B, the force acting on a charged particle is given by। Similar question, जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली QVB। किसके दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है? V और B के दरमियान। इसको यूं हम लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम V क्रॉस B। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। सॉरी, द फोर्स है क्या? करेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मुझे लगा सिर्फ चार्ज का फार्मूला पूछा है, नो, फोर्स का फार्मूला पूछा है एंड दैट इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग, और फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और फील्ड नॉन जीरो होती है। तो इनसाइड हमसे पूछा हुआ है और ये इनसाइड का फार्मूला है μ0 Ni। The magnetic field inside a solenoid is along the axis, correct। Is circular? No। Is strongest at the ends of a solenoid? No। Uniform रहती है। Is zero when the current flows through it? No। Current pass करने से तो produce होती है। तो correct answer is along the axis, alpha। 1 meter long copper rod is moving with speed 20 meter per second in the magnetic field strength of 0.6 Tesla। What is the value of induced EMF? ये मोशनल EMF का क्वेश्चन है। E is equal to VBL साइन थीटा। अब स्टेटमेंट में देखें,
1 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। एंगल को 90 एज्यूम करेंगे क्योंकि जीरो की ऑप्शन नहीं है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रेजेंट है। वेलोसिटी 20, मैग्नेटिक फील्ड 0.6, लेंथ 1। तो 2 इंटू 6 12, क्योंकि 0 और 0.1 आप बेसिकली 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.6 12 वॉल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द इंडक्टर्स ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें सिलेबस में डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ते हैं तो लाजमी तौर पे ये टॉपिक करवाते हैं, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर का फार्मूला क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और स्मॉल एन जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। अब किस पे डिपेंडेंस है? नंबर ऑफ टर्न्स पे यस, रेजिस्टेंस पे नो, टाइप ऑफ इंसुलेशन वायर नो, वोल्टेज पे नो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंस है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, क्योंकि इंडक्टेंस जो होती है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, किस तरह के आपके पास ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया है, ओवरऑल जो मीडियम है वो कौन सा यूज हो रहा है, क्या इंडक्टर के अंदर कोई कोर तो यूज नहीं हो रही। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमिन्ड बाय, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लेंजेज लॉ यूज होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें लेंजेज लॉ की मदद से पता चलता है, क्योंकि लेंज लॉ बताता है कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा, और यही कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने में। लेंजेज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लेंजेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन, उसकी एप्लीकेशन है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? चार्ली। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज, क्वेश्चन कहां पर था ये यूएचएस में भी, कि ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? फैराडेज लॉ ऑप्शन थी। यहां पर अगर ऑप्शन देखें फैराडेज लॉ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी ना होता तो म्यूचुअल इंडक्शन। When the PN junction is reverse biased, the reverse current is of the order of, PN junction जब रिवर्स बाइस होता है तो रिवर्स करंट किस ऑर्डर में होता है? अगेन मैं एक चीज आपको समझाऊंगा कि जब हम एमडी कैड के सिलेबस को देखते हैं, पीएमडीसी जो इशू करता है, तो वहां पर सिर्फ रेक्टिफिकेशन लिखा होगा, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि रेक्टिफिकेशन से पहले आपको पीएन जंक्शन, बाइसिंग, ये चीजें कवर करनी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी आपके पास रेक्टिफिकेशन कवर होती है, इसलिए इन टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपके सामने एग्जांपल है कि व्हेन द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस, द रिवर्स करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स। ये लीकेज करंट होता है जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। द मोमेंटम ऑफ द मूविंग फोटॉन इज, जो फोटॉन है हमारे पास उसका मोमेंटम किस फार्मूला से आप रिप्रेजेंट करते हो? देखो फार्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो फोटॉन के लिए एनर्जी का है। इसको मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको लिखेंगे एम सी इंटू सी। अब एम सी मोमेंटम है तो E इज इक्वल टू पी सी। अब यहां से आपके पास मोमेंटम का जो फार्मूला आएगा वो आएगा E डिवाइड बाय सी। एक फार्मूला तो ये। अब E को रिप्लेस करें, जब E को रिप्लेस करेंगे एच एफ से तो आपके पास आएगा एच एफ ओवर सी। ये फार्मूला भी हो सकता। अब F ओवर सी, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो कहां से? C इज इक्वल टू एफ लेमडा से। तो आप यहां पर देखो कि F ओवर सी किसके इक्वल आएगा? जब आपके पास F ओवर सी को देखा जाएगा तो F ओवर सी इक्वल आएगा 1 ओवर लेमडा के। तो मोमेंटम इज इक्वल टू H ओवर लेमडा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या? मैंने क्यों ये सॉल्व किया ताकि पता हो कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो H ओवर लेमडा एंड दैट इज चार्ली, not lambda over h. In every instant of time, wavelength associated with the freely falling body is, जो हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट करती है, क्या वो कांस्टेंट रहती है या चेंज हो रही होती है? तो आप जानते हो कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी स्पीड नीचे आते हुए इंक्रीज कर रही होती है। अब स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और P इक्वल है एम वी के। तो स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज कर रही होगी। स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। करेक्ट ऑप्शन इज एज पर सेकंड photoelectric experiment, photoelectric effect does not occur if the frequency of the instant light is,
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होता? जब हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेसर हो, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब तक आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी डिपेंड ही थ्रेशोल्ड पे कर रही है। तो अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होता। तो आंसर होगा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंट लाइट इज बिलो द थ्रेशोल्ड, दैट इज अल्फा। If an electron in the hydrogen atom jumps from second to the first orbit, the emitted radiation has a wavelength of. स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं हो रही। तो अगर ऑर्बिट की बात हो रही है तो मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, लाइमन सीरीज। आपने वेवलेंथ का फार्मूला यूज करना है और वहां से वैल्यू निकालनी है 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। इसमें p आपके पास जो है दैट इज 1, n जो है वो 2, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर p दैट इज 1 एंड n इज 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा r 1 माइनस 1 ओवर 4। 1 माइनस 1 ओवर 4 मीन्स 3/4। सो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स r। ये आंसर नहीं है, हमें लैम्डा रिक्वायर्ड है। इसका रेसिप्रोकल लो, जब रेसिप्रोकल लोगे तो वेवलेंथ आएगी 4 ओवर 3r, नॉट 4r ओवर 3, 4 ओवर 3r। तो 4 ओवर 3r आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज अल्फा। और ये जो एच है ये बेसिकली रेडबर्ग कांस्टेंट का सिंबल है, इसका और कोई मतलब नहीं है, इसको यूं आप देखते हो। तो करेक्ट ऑप्शन है 4 ओवर 3r एंड दैट इज अल्फा। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल रेडिएटर दैट रेडिएट्स डैश एट ऑल वेवलेंथ्स। अब ये क्वेश्चन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है, और आप जब ब्लैक बॉडी के टॉपिक को पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ब्लैक बॉडी पे हर टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं वो सेम नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती। ब्लैक बॉडी आइडियल एमिटर और रिसीवर है, लेकिन जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो हमारे पास सेम स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती। और ये चीज़ हम किस एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं? ल्यूमर एंड प्रिंगशिम एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर आप वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ते हो कि वो इन्वर्स है। लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ और हाई टेम्परेचर पे लो वेवलेंथ, और ये सिमिलर नहीं होती। तो यहाँ पर जो राइट आपके पास आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा, अनइक्वल नॉट इक्वल। मैस नंबर ए रेफर्स टू, मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लैम्डा इज अ डैश कांस्टेंट, लैम्डा आपका डिके कांस्टेंट होता है, ये वेवलेंथ नहीं है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज डिके कांस्टेंट, और इसका यूनिट पर सेकंड। Gamma ray camera can observe radiation from the dash that are concentrated in the organs. जो गैमा रे कैमरा होता है ये ऑब्जर्व करता है रेडिएशंस फ्रॉम द डैश दैट आर कंसेंट्रेटेड। क्या चीज़ें होती हैं? आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डायग्नोस्टिक के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी? दैट इज बीटा। तो ये था ओवरऑल KMU 2024 जो टेस्ट है उसका एनालिसिस और डिस्कशन। हमने देखा कि किस तरह के MCQs आए, क्या सिमिलरिटी है UHS और KMU में, किस तरह के ज़्यादा MCQs हमें KMU में मिलते हैं। तो अगर आप लोग MD-CAT 2024 का टारगेट कर रहे हैं, 25 का टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए तैयारी करनी है कि हर प्रोविंस का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका सफ़र स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह आप इस MD-CAT को ज़रूर क्रैक करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स का उस्ताद मुदस्सिर से।